तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ आर्यन। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक नया टॉपिक जो लाइफ प्रोसेस का लास्ट टॉपिक है, चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक है। तो आज हम वो करने जा रहे हैं, तो वो उसका नाम है एक्सक्रीशन। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो एक्सक्रीशन का मीनिंग क्या होता है? एक्सक्रीशन का एक साफ साफ मीनिंग कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट इज टर्म्ड एज एक्सक्रीशन। ये सभी को पता है, क्योंकि सिंपली जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है, जैसे कि रेस्पिरेशन में CO2 और ट्रांसपोर्टेशन में मतलब अलग अलग तरह के मेटाबॉलिक वेस्ट, जैसे कि हम कह सकते हैं कुछ सॉल्ट्स जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड। ओके, तो इन मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना, उसे कहते हैं हम एक्सक्रीशन। अब वो एक्सक्रीशन डिफरेंट वेज में होता है। जैसे कि हम अगर बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो वो सीधे सीधे डिफ्यूजन से या फिर किसी भी प्रोसेस से सिंपली मूवमेंट के साथ साथ अपने वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर देते हैं बॉडी से, एलिमिनेट कर देते हैं बॉडी से। लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, तो उनका एक्सक्रीशन का सिस्टम भी कॉम्प्लेक्स होता जाता है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि एक वेल डिफाइंड तरीके से है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सबसे पहले कि दो कुछ वेना कावा, एक वेना कावा आती है और एक एओर्टा आती है। तो यहाँ पे एओर्टा ब्लड लेके आती है और वेना कावा ब्लड लेके जाती है, फिल्टर्ड ब्लड लेके जाती है वेना कावा एक्चुअली, हाँ। और जो एओर्टा है वो ब्लड लेके आती है। अब वो दो किडनीज में जाती है, एक तो ये वाली और एक ये वाली। और उसके बाद क्या होता है, अंदर से नेफ्रॉन्स जो होते हैं, नेफ्रॉन्स एक तरह से क्या हुआ कि एक एक जैसे कि हम कहते हैं कि जो सेल होता है वो हमारी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, लाइफ का फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट। तो इसी प्रकार से जो नेफ्रॉन होता है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। ओके, तो यहाँ पर हम एक रीनल आर्टरी देख सकते हैं जो कि इसके अंदर ले जा रही है ब्लड। और फिर हम एक रीनल वेन देख सकते हैं जो कि ब्लड वापस ले जा रही है। दोनों किडनीज में होती हैं एक एक। और उसके बाद यहाँ पे हमारी किडनी, बीन शेप्ड किडनी। और उसके बाद यहाँ पे हमारे यूरेटर्स आ रहे हैं जो कि सारे यूरिन जो भी प्रोड्यूस हुआ है उसको लेके जा रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा से बाहर हो जा रहा है, एलिमिनेट हो जा रहा है। तो एक्चुअली अब ये होता क्या है। और हाँ, यहाँ पे एक एड्रेनलिन ग्लैंड है, एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, सॉरी, एड्रेनल ग्लैंड। ओके, तो यहाँ पे एड्रेनल ग्लैंड है जो कि हमारा एक हार्मोन सेक्रेट करता है, एड्रेनलिन, और शायद और भी। सो ये है हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें यहाँ पे रीनल वेन यहाँ पे से फिल्टर्ड ब्लड लेके जा रही है। और एक रीनल आर्टरी जो है वो फिल्टर्ड ब्लड लेके आ वो सॉरी अनफिल्टर्ड ब्लड फिल्टर होने के लिए लेके आ रही है ब्लड। और यहाँ पे किडनीज में वो फिल्टर हो रहा है अंदर। और यहाँ पे यूरेटर्स से जो भी फिल्ट्रेट निकला है, जो कि बेकार वेस्ट मटेरियल निकला है यूरिन के फॉर्म में, सारा का सारा यूरिनरी ब्लैडर में जा रहा है। अब ये यूरिनरी ब्लैडर जो होता है ना, वो सिर्फ एक टेम्पररी टाइम के लिए एक लिमिटेड अमाउंट ही स्टोर करता है। वो होती है एक तरह से 400 to 700 ml। ओके, तो ये 400 to 700 ml यूरिन स्टोर करके रखता है अपने यूरिनरी ब्लैडर में। और उसके बाद ये जब इसमें से ज़्यादा अमाउंट हो जाती है, थोड़ी सी ज़्यादा अमाउंट आ जाती है अगर, तो ये क्या होता है, इसकी वॉल्स पे ना प्रेशर पड़ता है और ये थोड़ा सा ऐसा बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा साइज में बढ़ जाता है। और इससे हमें क्या सेंसेशन होता है, हमें सेंस होता है कि हाँ, हमें अब मिक्चुरेशन के लिए जाना पड़ेगा। एक साइंटिफिक टर्म होती है जो यूरिनेशन के लिए, जो होती है मिक्चुरेशन। ओके, तो अब उसके बाद वो जो यूरिन होती है वो यहाँ से पास हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पे जो किडनीज हैं, किडनीज के अंदर भी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। और किडनीज का डायमेंशन की अगर हम बात करें, तो लेट मी क्लियर द स्क्रीन फर्स्ट। ओके, तो हम अगर किडनी के डायमेंशन की बात करें, तो उसकी लेंथ होगी वी कैन से 10 to 12 सेंटीमीटर। तो उसकी लेंथ जो है वो होगी 10 to 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ओके,
और उसकी जो ब्रेथ होगी, ब्रेथ उसकी होगी, विड्थ वी कैन से, वो होगी 5 to 7 सेंटीमीटर। तो इसके डायमेंशंस देख के हम ये कह सकते हैं। और इसकी जो मोटाई होगी, थिकनेस, तो वो होगी सिर्फ 2 to 3 सेंटीमीटर। ओके, तो मैं थिकनेस यहाँ पे कर नहीं पा रहा हूँ ड्रॉ, सो यू कैन अज्यूम दैट इट्स थिकनेस इज 2 to 3 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हम इसको डायमेंशन से देख सकते हैं कि जितना हम सोचते हैं कि हाँ ये इतनी बड़ी होती है, जितनी डायग्राम्स में हमको दिखती है उतनी है नहीं, सिर्फ इतनी सी स्मॉल साइज। ओके, और ये यूरेटर्स जो होते हैं वो पूरे के पूरे 25, एक यूरेटर 25 टू सॉरी 30 25 to 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। तो एक यूरेटर होता है 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। एंड ये यूरेटर इतना बड़ा होता है और ये एक मस्कुलर ट्यूब होता है। ऐसा नहीं होता कि एक मतलब सिंपल पाइप्स है उसमें से बहते हुए जा रही है, ये एक मस्कुलर ट्यूब होता है। इसमें से किडनी से एब्जॉर्ब होके वो एक प्रोसेस से वहाँ पे से डिफ्यूज होते होते यूरिनरी ब्लैडर का तक जाता है। तो एक मस्कुलर ट्यूब होता है ये। तो ये एक मस्कुलर ट्यूब होता है, एक सिंपली एक पाइप नहीं होता कि हाँ ये बिल्कुल हॉलो हो, ये बिल्कुल हॉलो नहीं होता। ओके, तो उसके बाद अगर हम देखें तो किडनी हमारी हो गई, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। और हाँ, यूरेथ्रा का साइज में मेल और फीमेल में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, छोटा सा नहीं बहुत बड़ा। ओके, सो मेल में साइज होता है यूरेथ्रा का, वो हम कह सकते हैं 15 to 20 सेंटीमीटर, 15 to 20 सेंटीमीटर। ओके, एंड देन 15 to 20 सेंटीमीटर। और फीमेल में बहुत छोटा होता है, ओनली 2 to 4, और वी कैन से 3 to 4, somewhere it is written 2 to 4, somewhere it is written 3 to 4। ओके, तो उसका साइज अप्रॉक्सीमेटली 2 to 4 सेंटीमीटर होता है। ओके, अब ये साइज में डिफरेंशिएशन क्यों, वो होता है रिप्रोडक्टिव रीजंस की वजह से। ओके, तो ये था हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हम इस किडनी को सेपरेटली देखेंगे, किडनी का सेक्शन देखेंगे। अब किडनी के अंदर क्या होता है। ओके, तो ये रहा है किडनी का कट सेक्शन, वर्टिकली कट सेक्शन। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है किडनी का एक कैप्सूल, कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स क्या होता है, कॉर्टेक्स कोई भी ऑर्गन हो, कोई भी ऑर्गन अगर उसका एक आउटर पार्ट स्पेसिफिकली हमें दिख रहा है तो वो आउटर पार्ट उसका हमेशा लिमिटेड वाइड्स तक वो उसका होता है कॉर्टेक्स, किसी भी का। तो जैसे कि जो हमने एड्रेनल्स देखे थे यहाँ पे, उसका भी एक आउटर पार्ट अलग से होता है और एक इनर पार्ट होता है, एक पिरामिड जैसा। तो ये आउटर पार्ट भी ना कॉर्टेक्स ही होगा। ओके, सो ब्रेन में भी एक कॉर्टेक्स होता है। ओके, तो यहाँ पे मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं या फिर हम कह सकते हैं मेडुलास। ओके, और यहाँ पे माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, हम कह सकते हैं कि ये जो मेडुलास है ना, कुछ मेडुलास आके एक माइनर कैलिक्स में खुल जाते हैं। ओके, और एक मेजर कैलिक्स होता है, जो कुछ माइनर कैलिक्स आके मेजर कैलिक्स में खुल जाते हैं, मेजर कैलिक्स में ओपन हो जाते हैं। और उसके बाद आता है रीनल पेल्विस। अब उसके बाद रीनल मेजर कैलिक्स जो होते हैं वो एक रीनल पेल्विस में ओपन हो जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे सब कुछ मतलब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो सब कुछ आ जाता है यूरेटर के अंदर फिर यहाँ से। ओके, अब उसके बाद हम अगर इनकी क्वांटिटी की बात करें तो ये 15 to 16 और 17 अप्रॉक्सीमेटली, ये 15 to 16 एंड 17 अप्रॉक्सीमेटली। एंड मेजर कैलिक्स वी कैन से 2 to 3 मेजर कैलिक्स प्रेजेंट होते हैं। और रीनल पेल्विस, वो 2 to 3 मेजर कैलिक्स आ जाते हैं, खुल जाते हैं रीनल पेल्विस में। ओके, रीनल पैपिला जो एक तरह से टॉप का हिस्सा होता है ना, एक मेड्यूला का टॉप का हिस्सा, उसको बोलते हैं हम रीनल पैपिला, जो कि माइनर कैलिक्स के अंदर जाके खुल जाता है। ओके, सो एक एक्चुअली यहाँ पे मार्क नहीं है, कॉलम ऑफ बर्टनी, कॉलम ऑफ बर्टनी समवेयर हेयर होता है, जो कि मतलब एक कॉलम होता है, एक स्पेस होता है दो मेडुलास के बीच में। तो ये एक कॉलम ऑफ बर्टनी है। यहाँ पे ऐसे ही कॉलम ऑफ बर्टनी जितने भी प्रेजेंट होते हैं वो हैं यहाँ पे। और उसके बाद हम देखें तो हमें मिल जाएगा ये किडनी का सेक्शन, और इस किडनी के सेक्शन में बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स। ओके, सो यहाँ पे ज़्यादातर
जो ग्लोमेरुलस का पार्ट होता है बोमेन्स कैप्सूल मैल्फिजियन कैप्सूल कॉर्पसल, वो ज़्यादातर हमेशा आपको कॉर्टेक्स में ही मिल जाता है और उसके बाद यहाँ से हमारे वो निकल जाते हैं जो भी वो होते हैं DCT एंड PCT एंड लूप ऑफ हेनले, वो यहाँ पे आ जाते हैं एंड आफ्टर दैट filtrate goes here and enters this place and after that it goes into the ureters. Okay, so we will study the nephron in detail now. Nephron. So here we have got our nephron and in this nephron there are mainly two parts. This one and the other one is this one. So this one is the Malpighian corpuscle, which includes the glomerulus and Bowman capsule. And in the next part, I am using a different color to mark it. Okay, and in the next part, we have the proximal tubule, proximal convoluted tubule, and the distal convoluted tubule, loop of Henle. Sorry. Okay. So the loop of Henle, which makes a capillary network, uh, which is surrounded by the capillary network as shown here. This comes under the uh, we can say this comes under the Malpighian corpuscle, and this is the rest of the other part. Okay, so the next we move on to the nephron structure and how the filtrate comes and it gets filtered, how the blood comes and the filter goes through these DCT and PCT. Okay, and then it goes into the collecting duct, and when the urine is formed, it goes into the collecting duct, and how absorption and the secretion is conducted. Okay, so let me clear the screen first. Okay, let me clear the screen first, and which is a dark color. Now first afferent arteriole comes. Okay, so first the afferent arteriole, this is also called the afferent arteriole, and which comes from the renal artery and which enters the Bowman capsule. And what is glomerulus? Glomerulus is just the capillary network which is formed inside the Bowman's capsule. Inside the Bowman's capsule, a fine capillary network is formed by the, you can say, by the afferent arteriole, so that the waste material can be filtered from it. Okay, and then after that it again joins into a efferent arteriole. This is the efferent arteriole here, जो ग्लोमेरुलस से निकलती है, और फिर उसके बाद वो पूरा का पूरा एक लूप बनाती है इस PCT DCT और लूप ऑफ हेनले के आसपास. ओके, वो एक फाइन कैपिलरी नेटवर्क बनाती है लूप ऑफ हेनले के आसपास, ताकि उसका रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन करा जा सके. तो यहाँ पे फिल्ट्रेट फॉर्म हो जाता है. अब उसके बाद फिल्ट्रेट जो होता है वेस्ट मटेरियल, वो यहाँ से जाता है. अब यहाँ पे क्या क्या फिल्टर होता है? नाउ from here to this point, lies the DCT, sorry, PCT, proximal convoluted tubule. Okay, so here is the proximal convoluted tubule from this to this part. Okay, from here the water, the sodium and the potassium is reabsorbed, and if somewhere in the blood the ammonium chloride or any other waste like urea is left, when it is not filtered here, so it gets secreted again into the PCT. वो वापस से PCT में secrete कर दिया जाता है, और जो हमारी काम की चीज़ें होती है जैसे कि सोडियम, पोटेशियम एंड वाटर, एक्सेस वाटर जो हमारे फिल्ट्रेट में चला गया था, ग्लूकोज, तो बस वो सब वापस से वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है. और अगर फर्दर यहाँ से अभी भी बचता है तो वो यहाँ लूप ऑफ हेनले में आता है. लूप ऑफ हेनले के दो लिम्स होते हैं, एक तो डिसेंडिंग लिम्ब, नाम से ही लग रहा है, डिसेंडिंग मतलब नीचे जो जा रहा है लिम्ब, हाँ, और उसके बाद एक असेंडिंग लिम्ब, ऊपर जो जा रहा है, असेंड कर रहा है. अब उसके बाद ये जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है वहाँ पे भी वैसे ही रीएब्जॉर्प्शन होता है उन सब चीज़ों का. अब ये डिसेंडिंग लिम्ब में क्या होता है
H2O से इम्परमिएबल होता है डिसेंडिंग लिम्ब, सॉरी असेंडिंग लिम्ब। H2O यहाँ पे रीएब्जॉर्ब नहीं होता है। अब अगर H2O बचा होगा तो वो DCT में जाके ही रीएब्जॉर्ब होगा, वो असेंडिंग लिम्ब में जाके रीएब्जॉर्ब नहीं होता है। ओके, तो ये कैपिलरी, अब ये किससे रीएब्जॉर्ब होता है, किससे सेक्रीट होता है? अब ये इफरेंट आर्टरियोल निकलती है और अलग अलग जगह से होते हुए कैपिलरी नेटवर्क बना देती है, डिस्ट्रीब्यूट होते हुए हर जगह से। ओके, लेट मी जस्ट डू वन थिंग। यस, अब वो हर जगह से जाते हुए एक नेटवर्क बना लेती है और यहाँ पे जाके आखिर में जब सब कुछ रीएब्जॉर्ब हो चुका होता है तो डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट में जाके ओपन हो जाता है, जहाँ से और भी सारे नेफ्रॉन्स से, जैसे कि यहाँ से और भी सारी जगहों से सारा का सारा मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल है, यूरिन की फॉर्म में आ रहा है। अब ये कलेक्टिंग डक्ट जो होती है वो वहाँ पे यूरेटर में ओपन हो जाती है। ओके, और इन एक नेफ्रॉन की जो लेंथ होती है वो एक्चुअल में होती है 3 सेंटीमीटर्स, और उसका डायमीटर जो होता है एक ट्यूब का, इस ट्यूब्यूल का, वो बहुत कम होता है, माइक्रोमीटर्स में। ओके, और इसकी पूरी लेंथ होगी 3 सेंटीमीटर। वाओ, इट इज़ सो मच, एंड बिकॉज इट इज़ टू फोल्डेड, वो बहुत ज़्यादा फोल्डेड होती है। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ से कर्व आ रहा है, यहाँ से कर्व आ रहा है, बहुत जगहों से कर्व्स आ रहे हैं, इसलिए वो बहुत कम स्पेस ले लेती है और उसके बाद वहाँ पे मिलियंस नेफ्रॉन्स आ सकते हैं और उसके बाद इससे रीएब्जॉर्प्शन होता है। ऐसे ही रीएब्जॉर्प्शन होता है, ऐसे ही सेक्रेशन होता है। फिल्ट्रेट फॉर्म कैसे होता है? फिल्ट्रेट फॉर्म होता है ग्लोमेरुलस से, जब न्यूट्रिएंट्स रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, हमारे पास रह जाते हैं और वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है, जैसे कि यूरिया और अमोनियम क्लोराइड। ओके, तो ये था फिल्ट्रेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन, ये था नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। और अब हम कुछ डिसऑर्डर्स पढ़ने वाले हैं, जैसे कि कुछ मैल फंक्शनिंग्स। ओके, तो पहला है हेमेच्यूरिया। इसमें क्या होता है कि सिंपली हेम मतलब ब्लड, एक तरह से हेमियोपोइसिस, ब्लड का फॉर्मेशन। तो हेमेच्यूरिया में क्या होता है, ब्लड रिलीज होने लग जाता है, यूरिन में ब्लड आने लग जाता है। जैसे कि मतलब उसका कारण क्या हो सकता है कि यहाँ पर ब्लड कुछ ज़्यादा ही फिल्टर हो गया हो, रेड ब्लड सेल्स भी चले गए हों फिल्ट्रेट में और वापस से रीएब्जॉर्ब ना हुए हों, तो इस वजह से ब्लड रिलीज होने लग जाता है यूरिन में। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा डिसऑर्डर है ग्लाइकोसूरिया, विच मीन्स ग्लूकोज ग्लूकोज यूरिन में जाने लगता है बहुत सारा, एक्सेस ग्लूकोज जाने लगता है बहुत ज़्यादा। और अनीमिया, हम जानते ही हीमोग्लोबिन लॉस होने लगता है बहुत ज़्यादा अनीमिया से। हाँ, और उसके बाद डायसूरिया। So what is dysuria? In this disorder, a painful urination occurs by urinating when we are conducting the micturition. When we are urinating, we can say pain होता है हमको, दर्द होता है बहुत ज़्यादा। Okay, so next is polyuria, polyuria। अब इसमें क्या होता है, एक्सेस यूरिन फॉर्म होती है, एक्सेस एक्सेस यूरिन जो है वो ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूरिन फॉर्म होने लग जाती है। अब इसमें एक मेजर डिसऑर्डर होता है जो कि बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, रीनल फेलियर। अब उस रीनल फेलियर को रीनल फेलियर मतलब किडनी फेल हो जाना। उसके बाद हम मतलब किडनी फेलियर के लिए ना एक टेम्परेरी सा एक अरेंजमेंट होता है, जिसमें मतलब पेशेंट को एक स्ट्रेचर पे रख के उसका ब्लड फिल्टर किया जाता है, जैसे कि ये उस स्ट्रक्चर का नाम होता है हेमोडायलिसिस, उस स्ट्रक्चर का नाम जिससे हम ब्लड फिल्टर करते हैं। तो एक तरह से हम एक आर्टिफिशियल किडनी बना देते हैं। एक डायलाइज़र होता है, मतलब एक तरह से एक बड़ा सा टैंक जिसमें एक डायलाइजिंग सोल्यूशन होता है, और उस डायलाइजिंग सोल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बिल्कुल ब्लड का सेम होता है, ब्लड के जितना ही उसका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। और ऐसा इसलिए होता है ताकि जो ब्लड के न्यूट्रिएंट्स हैं जो पेशेंट को चाहिए वो कहीं उसमें डायलाइज़र में मिक्स ना हो जाए, वो डायलाइज़र में डिफ्यूज़ ना हो जाए। सिंपल सा तरीका होता है कि ब्लड जो आता है इसमें, उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो डायलाइज हो जाता, मतलब वो डिफ्यूज़ हो जाता है, क्योंकि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्कुल ब्लड के सेम होता है सिवाय उन वेस्ट मटीरियल के। और वो जो मतलब वेस्ट मटेरियल जो होता है वो उस डायलाइज़र के सोल्यूशन में प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, तो हर बार इस डायलाइजिंग सोल्यूशन को चेंज करना पड़ता है हर बार, ताकि मतलब उसमें फिर सेम, अगर प्रेशर सेम हो गया वहाँ पे
ब्लड वेस्ट के आते आते, तो होगा क्या कि वहाँ पर फिर डिफ्यूजन नहीं होगा, वहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट आएगा वो एज इट इज़ वापस से पेशेंट में चला जाएगा। इसलिए उसको, उसका जो यूज डायलाइजेट होता है उसको एक कंटेनर में निकाला जाता है और दूसरे डायलाइजेट को रेगुलरली बदलते जाते हैं डायलाइजर को। ओके, सो उसके बाद 2 ड्रिप्स लगाई जाती हैं पेशेंट में, पहली बात तो, ताकि मतलब एक से ब्लड आए और एक से ब्लड चले जाए, क्लीन ब्लड पेशेंट में चले जाए। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हेमोडायलिसिस का, और उसको सिर्फ टेम्परेरी रखते हैं क्योंकि इतना एफिशिएंट नहीं होता है किडनी की तरह, इसलिए इसको हम ज़्यादा टाइम तक रख नहीं सकते हैं यूज़ में। सो उसके लिए फिर परमानेंट सोल्यूशन सिर्फ एक होता है, जो कि होता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल and press the bell icon and to get the latest notification of my videos, and thank you for watching.